नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। दोस्तों किस तरीके से हमारा डीएडीआर को बनाने के लिए जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े लिए जाते हैं, उस एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में जिन वस्तुओं को, जिन चीजों को लेकर के उसके आंकड़े निकाले जाते हैं, वो चीजें कैसे सदियों से चली आ रही है। किस तरीके से जो चीजें आज के डेट में इस्तेमाल में भी नहीं होती हैं, उन वस्तुओं का कीमत लेकर के, उन वस्तुओं का दाम लेकर के हमारा एआईसीपीआईएन का आंकड़ा बनता है। जिस वजह से एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में, बाजार में महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन हमारा डीएडीआर में बढ़ोतरी नहीं होती। और इस बात का खुलासा खुद शिव गोपाल मिश्रा जी ने किया है। दोस्तों जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड की तरफ से, उन्होंने ये खुलासा किया है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारा डीएडीआर क्यों नहीं बढ़ पाता। जो महंगाई है, बाजार में महंगाई तो बढ़ जाती है, लेकिन डीएडीआर में क्यों बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसी क्या वस्तुओं को लेकर हमारा डीएडीआर तय किया जाता है, तो वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आगे अगली और जानकारी, दोस्तों कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 50% डीए पहले मर्ज हो जाएगा तो 8वें पे कमीशन में फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे फायदा होगा डबल। जी हां, आगे मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि कैसे अगर 50% डीए पहले ही मर्ज हो जाए तो हमारा डबल फायदा होगा। और ऐसा पहले हुआ है। जी हां, छठे पे कमीशन में हमें पे कमीशन का ज्यादा फायदा इसलिए मिला क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि छठे पे कमीशन को लागू करने से पहले डीए को मर्ज कर दिया गया था। ये सारी चीजें आगे आपको लेटर्स दिखा करके समझाऊंगा। दोस्तों और जिनको भी लगता है, जिन व्यूअर्स को भी लगता है कि ये 50% डीए का मर्ज होना, 8वें पे कमीशन का उसके बाद कैलकुलेशन होना, ये सारी जो है मनगढ़ंत चीजें, ये सारी जो है कहानी है, तो आप इस वीडियो को यहां से छोड़ दें, आगे वीडियो में ना बढ़े। यह आपके लिए वैधानिक चेतावनी है। जो आंकड़े मैं समझाऊंगा उन आंकड़ों में फैक्ट है किस तरीके से 50% डीए मर्ज को लेकर के जोर लगाया गया है, उसका क्या फायदा है, क्यों 50% डीए इंटरिम जो रिलीफ के तौर पर पे कमीशन से पहले ही मर्ज कराने को लेकर के जेसीएम लगी हुई है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दोस्तों इससे कैसे फायदा होगा पेमेंट और पेंशन में, उसको लाइव समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सभी से, हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारी की ओर। सबसे पहले देखिए और समझिए डीए बढ़ोतरी में कहां है गड़बड़ी। एआईसीपीआईएन के इंडेक्स के लिए क्या लिया जाता है। जी हां, आप सबको पता है हमारा जो डीएडीआर बढ़ता है वो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के बेस पर बढ़ता है। लेकिन उन एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में जैसे अगर खाद्य पदार्थ हैं तो कौन से खाद्य पदार्थों को लिया जाता है, अगर जूते कपड़े हैं तो किस तरीके के जूते, किस तरीके के कपड़ों को लिया जाता है, इसका खुलासा शिव गोपाल मिश्रा जी ने किया है, जिनका आगे मैं वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि उन्होंने क्या बोला है, उन्हीं के बयान के बेस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला है। देखिए, जो सब्जियां एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में लिए जाते हैं, जिन सब्जियों की कीमत को लेकर एआईसीपीआईएन के आंकड़े बनाए जाते हैं, उसमें आलू तो है। आलू है क्योंकि आलू की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, आपने देखा होगा। लेकिन उन कीमतों में प्याज नहीं है। प्याज नहीं है। आप देखिए कभी कभी प्याज की कीमत आसमान छू जाती है जब एक्चुअल में महंगाई होती है, लेकिन अगर उस प्याज को उन आंकड़ों में नहीं लिया जाता, प्याज की कीमत को, तो फिर आंकड़े कहां से बढ़ेंगे, कहां से डीएडीआर में बढ़ोतरी होगी। और सोचिए उसमें टमाटर भी नहीं है, क्योंकि टमाटर में भी बढ़ोतरी होती है। टमाटर की कीमतों में भी समय समय पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है और उसमें हरी सब्जियां भी नहीं है। इसकी वजह से भी एक्चुअल ऑन ग्राउंड में महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन आंकड़ों में आकर के महंगाई सिमट जाती है, डीएडीआर नहीं बढ़ पाता है। जूते, किस तरीके के जूते लिए जाते हैं, एआईसीपीआईएन के आंकड़े बनाने के लिए जूतों को कीमतों को भी लिया जाता है महंगाई के आंकड़ों के तौर पर। तो जूते लिए जाते हैं, ब्रांडेड जूते नहीं लिए जाते। दोस्तों उसमें ब्रांडेड कपड़े भी नहीं लिए जाते। कपड़े कैसे लिए जाते हैं, ब्रांडेड तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जूट के जो पाट के होते हैं ना, जूट वाले, वो जूट वाले कपड़े लिए जाते हैं। मार्किन के कपड़े लिए जाते हैं। सोचिए ये जो एआईसीपीआईएन का आंकड़ा बनाया गया होगा पहले शुरू में, उस समय में मार्किन के कपड़े चलते होंगे
उस समय में जो बोरी के कपड़े हैं, जूट के कपड़े हैं, वो चलते होंगे। तो उस समय में उन चीजों की कीमतों को लेकर के AICPI का आंकड़ा बना दिया, वही चीज चलती रही। तो चलिए इसके बारे में जो जानकारी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने वीडियो में दिया है उसको पहले सुनते हैं, वो सुन लीजिए। हमारे यहाँ CPI का निर्धारण जो है वो अभी भी पुराने रेट से ही होता है। हमारे बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जब भी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण होता है तो उसके लिए कुछ चीजें मार्केट की जो होती हैं उनको जो है वो उनकी वैल्यू ले करके एक बास्केट में, और उस बास्केट की वैल्यू निकाल करके निकाला जाता है कि कितनी CPI होगी। तो आज भी उसमें हम लोग बहुत बार पे कमीशन सामने पे बात रख चुके हैं, सरकार के सामने रख चुके हैं कि भाई जमाना बदल गया है, ये CPI क्यों नहीं बदला। CPI में अभी भी सब्जी के नाम पे आलू है, प्याज हटा दिया जाता है उससे, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। टमाटर हटा दिया जाता है उसमें से, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। हरी सब्जी हटा दी जाती है जो आजकल हर कोई खाना पसंद करता है। ब्रांडेड जूते मेरे को भी खरीद के दे दिए किसी ने, मैंने पहन लिए, मैं पहने हुए हूं उनको। ये जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60% के पैर में ब्रांडेड जूते होंगे, है या नहीं? ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सबकी जीन्स ब्रांडेड होंगी, है या नहीं है? यस सर। लेकिन CPI की बास्केट में आज की तारीख में भी पटरे के कपड़े, मार्किन जो विदा हो गए, जिसको कोई आज देखता नहीं। हम जब छोटे थे, ननिहाल में रहते थे, उनके 10-11 बच्चे थे, हम लोग भी दो एक मिला करके 12-15 बच्चों के एक ही थान खरीद लिया जाता था, अंडरवियर, और वो सब कपड़े बनवा दिए जाते थे, हम लोग पहन लेते थे। आजकल तो बच्चे कोई पहनेंगे नहीं, वो तो फौरन जाते हैं ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। मेरे नहीं पहनते तो दूसरे को क्या, लेकिन ब्रांडेड कपड़े इनकी बास्केट में नहीं। 8वां पे कमीशन इस तरीके का रिकमेंडेशन करे ताकि आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन के बाद जो भी DADR बढ़े वो सही मायने में मार्केट की महंगाई के हिसाब से बढ़े दोस्तों, क्योंकि ये जरूरत है समय की, ये जरूरत है अभी जो एनवायरनमेंट है, अभी जिस तरीके की जीवन शैली है उसके हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण जरूरतें हैं दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो में सहमत लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो चारों ओर फैल सके और इस बात की जानकारी और इस बात की मांग आगे हमारी ठोस हो सके। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वें CPC में पहले 50% DA मर्ज की मांग क्यों है? आप सबने देखा होगा दोस्तों, JCM नेशनल काउंसिल जो है स्टाफ साइड की तरफ से बार बार ये मांग उठाई गई है। कल जो पेंशन मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी 50% DA को पे कमीशन से पहले ही इंटरिम रिलीफ के तौर पर मर्ज करने की मांग उठाई गई है। तो ऐसे में क्या 50% DA पहले मर्ज हो जाए और उसी हिसाब का अगर फिटमेंट फैक्टर आगे बने तो क्या इससे फायदा ज्यादा होगा? जी हां, फायदा ज्यादा होगा। और कैसे होगा वो आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये सामने जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये लेटर में जो पेंशन मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई है और शिव गोपाल मिश्रा जी ने साइन किया गया, ये लेटर जारी किया गया, जिस लेटर में आप अगर देखेंगे तो देखिए 50% DADR को बेसिक में मर्ज करने को लेकर 8वें पे कमीशन से पहले ही इंटरिम रिलीफ के तौर पर इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है और मांग उठाई गई है। अब ये मांग महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? ये मांग इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छठे पे कमीशन के दौरान, छठे पे कमीशन से ठीक 1-1.5 साल पहले 50% DA को मर्ज कर दिया गया था और उस मर्ज करने के बाद जो बेसिक बना उसके ऊपर जब फिटमेंट फैक्टर दिया गया तब पेंशनर्स और कर्मचारियों को फायदा हुआ था। अब इसका आपको लाइव एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे फायदा होता है। तो दोस्तों ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि 2004 का ये वही लेटर है जिस लेटर के बेस पर हमारा 50% DA मर्ज हो गया था बेसिक में। उस समय में 61% DA पहुंच चुका था, लेकिन 50% को मर्ज करके 11% आगे कंटिन्यू किया गया था। और उसी बढ़े हुए बेसिक के साथ, जो मर्ज करने के बाद जो बेसिक बढ़ गया, उस बेसिक के साथ छठा पे कमीशन का मल्टीप्लिकेशन 1.86 लगाया गया, जिस वजह से पेंशनर्स और एम्प्लॉइज को काफी इजाफा मिला था। अब चलिए उसको मैं बोर्ड में समझाऊंगा कि कैसे 50% DADR अगर 8वें पे कमीशन से पहले ही
मर्ज कर दिया जाए तो कैसे हमें डबल फायदा होगा। दोस्तों आंकड़े काल्पनिक हैं, आपको अगर वीडियो पसंद ना आए तो यहां से भी आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आंकड़े दिखाऊंगा वो बिल्कुल कैलकुलेशन के बेस पे दिखाऊंगा। अगर बराबर परसेंटेज का बढ़ोतरी सरकार डीए मर्ज करने से पहले दे और उतना ही परसेंटेज डीए मर्ज करने के बाद दे तो कैसे होगा डबल फायदा, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों 50% डीए मर्ज कैसे होगा। मान लीजिए किसी का बेसिक अगर 20,000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे हो या बेसिक पेंशन हो, किसी का अगर 20,000 रुपए है तो उसमें अगर आज के डेट का 53% है, आज के डेट के हिसाब से 50% डीए को अगर मर्ज कर दिया जाता है तो दोस्तों वो बेसिक बन जाएगा 20,000 से 30,000, क्योंकि 50% यानी कि 20,000 का 50% 10,000, वो जैसे ही मर्ज हो जाएगा बेसिक बन जाएगा 30,000। अब समझिए, अब उसके बाद डीए कितना रह जाएगा। मान लीजिए जनवरी 2026 में हमारा डीए पहुंचता है 62%। मान लीजिए आगे और 2-3 बढ़ोतरियां हैं, अभी 53% है तो आगे की 3 बढ़ोतरियां मिलाकर मान लीजिए 62% पहुंचता है। तो 62% डीए अगर मर्ज नहीं किया जाता है तब होता है, और अगर अभी मान लीजिए खुदा ना खास्ता जुलाई 2026 के आसपास अगर मर्ज होता है, हालांकि इसके चांसेस कम है, मैं बार बार बोल रहा हूं इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर मर्ज होता है तो 12% डीए रह जाएगा। 62% से 50% मर्ज हो जाता है। तो अब फायदा कैसे होगा। 20,000 रुपए आपका बेसिक है, अब 20,000 में सरकार कितना बढ़ोतरी देगी। 62% डीए है, अगर 62% को आप मल्टीप्लीकेशन में फिटमेंट में बदलेंगे तो 1.62 होगा। उसमें सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, मान लीजिए बहुत ज्यादा दे दिया गया 50%, 1.62 में 50% बढ़ोतरी दिया गया तो 0.81 होता है। 1.62 और 0.81 को जोड़ेंगे तो 2.43 बन जाएगा दोस्तों। और 2.43 अगर 20,000 में आप 2.43 का मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, तो आपका बनेगा 48,600 रुपीज नया बेसिक। अब मान लीजिए हमारा डीए पे कमीशन से पहले मर्ज हो जाता है 50%। मर्ज होने से हमारा बेसिक कितना बन रहा है, 30,000 बन रहा है। अब सोचिए, अब 30,000 रुपए में हमारा बेसिक डीए कितना रह जाता है मर्ज होने के बाद, 12%। पहले 62 था, 50 मर्ज हो गया, अब रह गया 12%। अब अगर आप 12% को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिटमेंट फैक्टर में बदलेंगे तो 1.12 होगा। उसका सीधा मल्टीप्लीकेशन जो है फिटमेंट फैक्टर 1.12 होगा। जैसे पहले 1.62 हुआ उसी तरीके से 1.12 होगा। अब 1.12 में अगर भारत सरकार दोबारा से केवल 50% ही बढ़ोतरी देती है, पहले भी हमने 50% बढ़ोतरी लेके यह आंकड़ा निकाला, अब 1.12 में अगर 50% बढ़ोतरी दिया जाए तो वो निकलता है 0.56। जी हां, 1.12 का 50% बढ़ोतरी 0.56, और 0.56 और 1.12 को जोड़कर मल्टीप्लीकेशन बनेगा दोस्तों 1.68। 1.68 का मल्टीप्लीकेशन बनेगा। जी हां, 1.68 का मल्टीप्लीकेशन बनेगा। अब 1.68 को दोस्तों आप गुणा कर दीजिए बड़े हुए, ये बेसिक मर्ज हो जाने के बाद, हमारा बेसिक में डीए मर्ज हो जाने के बाद 30,000 रुपए है। अब 30,000 रुपए को 1.68 के साथ गुणा कर दीजिए, ये बनता है दोस्तों 50,400 रुपए। तो देखिए फर्क, देख लीजिए फर्क। वही बढ़ोतरी लिया मैंने, 50% का ही बढ़ोतरी लिया, लेकिन डीए मर्ज करने से पहले 62% डीए के हिसाब से अगर मल्टीप्लीकेशन निकाला जाए तो बेसिक बन रहा है 48,600। लेकिन वहीं अगर पहले बेसिक को 50% को मर्ज कर दिया जाए बेसिक डीए के साथ, और बचा हुआ जो 12% डीए है उसके हिसाब से अगर 50% ही बढ़ोतरी लेकर के हमारा अगर फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए तो 1.68 होता है, और उस हिसाब से हमारा नया बेसिक बनता है 50,400। तो ये है घुंडी। इसी वजह से बेसिक में डीए को पे कमीशन से पहले ही मर्ज कराने के लिए जेसीएम लगा हुआ है, नेशनल काउंसिल जो है वो लगा हुआ है, फौरी इलाज के तौर पर, फौरी रिलीफ के तौर पर, इंटरिम रिलीफ के तौर पर पहले ही मर्ज कर दिया जाए 50% डीएडीआर, और उसके बाद जो बेसिक बनेगा उस बेसिक के ऊपर हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन का तय किया जाए, ताकि और थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।